नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन और आप देख रहे हैं द लॉ एडवाइस, जहां कानून को समझना होता है आसान भाषा में। आज का विषय है सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को अपराध नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये एक बेहद अहम फैसला आया है, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर आप सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी प्रॉपर्टी या किसी जमीन का या किसी घर का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जरूर किया होगा। हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ये करता ही है। किसी ना किसी घर को खरीदता है, घर को बेचता है, ज़मीन को खरीदता है, ज़मीन को बेचता है। अब जब आप घर खरीदने या ज़मीन खरीदने बेचने की चीज़ें करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, यानी कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग जब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाते, मान लेते हैं आपने किसी आदमी से सौदा किया था कि वो आपको ज़मीन बेचेगा। आप उस ज़मीन के उसको पैसे देंगे और मान लेते हैं कि वो आदमी आपको ज़मीन नहीं बेचता और आपसे पैसे ले लेता है। तो ऐसे में अक्सर क्या देखा जाता है, लोग क्या करते हैं, धोखाधड़ी का, चीटिंग का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ना जाने कौन कौन सी धाराओं के तहत जो है एफआईआर फाइल कर देते हैं। कोर्ट में मुकदमे वगैरह, केस वगैरह जो है वो चला देते हैं। तो इसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि देखो, हर प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद में या हर जमीन या घर से जुड़े विवाद में आप ऐसे एफआईआर फाइल नहीं कर सकते। आपको सिविल केस और क्रिमिनल केस के बीच के डिफरेंस को यहाँ पे समझने की जरूरत है। पहले हम समझाते हैं कि आखिर मामला क्या था जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तीखी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश से जुड़े एक मामले में एक पक्ष ने दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कई आपराधिक धाराएं लगा दी थी, जैसे कि आईपीसी की 406, 420, 467, 468, 471 और 506। एफआईआर में आरोप था कि जमीन के कागजात में धोखाधड़ी की गई है और कब्जा जबरन लिया गया है। असल में क्या था, एक घर, एक जमीन को खरीदने का यहाँ पे सौदा हुआ था। केस में क्या बताया गया था, तो यहाँ पे जिस व्यक्ति ने एफआईआर लिखवाई थी, मतलब कि जो कंप्लेनेंट था, कंप्लेनेंट ने यहाँ पे कहा कि भाई मैंने एक व्यक्ति को यहाँ पे 19 लाख रुपए दिए थे, क्योंकि मेरा उस व्यक्ति के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। मेरा उस व्यक्ति के साथ एक सौदा हुआ था कि वो मुझे घर बेचेंगे, मुझे हाउस प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो घर खरीदने के लिए मैंने उस व्यक्ति को 19 लाख रुपए दिए। अब वो व्यक्ति 19 लाख रुपए लेकर मुझसे बैठ गया, लेकिन अब घर मेरे नाम कर नहीं रहा था। मतलब घर के जो कागजात है, घर के जो पेपर्स है, वो यहाँ पे मुझे नहीं दिए जा रहे थे। तो ऐसे में व्यक्ति ने, जो कंप्लेनेंट थे, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सेक्शन 420 का प्रयोग किया। मतलब चीटिंग वगैरह का, धोखाधड़ी का, डराने का, धमकाने का, जो पॉसिबल धाराएं थी इनको समझ में आई, इंडियन पेनल कोड की सारी उठा के इन्होंने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर लगा दी। अब हुआ क्या कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये केस फाइल किया गया, जिस व्यक्ति के खिलाफ चीटिंग का केस फाइल किया गया था, मतलब जिसको 19 लाख रुपए दिए गए थे, वो जाता है हाईकोर्ट के पास और वो हाईकोर्ट के पास जाके ये कहता है कि देखिए जज साहब, मान लेते हैं कि इनका और मेरा सौदा हुआ था घर को खरीदने और बेचने को लेकर, लेकिन मैं किसी कारण की वजह से मैं घर नहीं बेच पाया ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मेरे ऊपर उठा के क्रिमिनल केस चला दें या आप मेरे ऊपर उठा के एफआईआर यहाँ पे दर्ज करवा देंगे। ये तो गलत है, ये तो कानूनी प्रोसेस का मिसयूज किया गया है। तो यहाँ पे आरोपी कोर्ट के पास जाता है ये कहते हुए कि भाई इस केस को खत्म कर दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट केस खत्म करने से मना कर देता है, मगर जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने देखा कि यह पूरी तरह से एक सिविल विवाद है, जिसमें आपराधिक इरादा यानी कि क्रिमिनल इंटेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ कि लोगों ने क्या मजाक बना के रखा हुआ है कि आप सिविल केसेस को क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल केसेस के उसमें चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो पुलिस भी यहाँ पे क्या कर रही है, लोगों को समझा नहीं रही, लोगों को सिखा नहीं रही। लोग सिविल केसेस में आके एफआईआर दर्ज करवा के जा रहे हैं, पुलिस एफआईआर लिख भी रही है और पुलिस आगे उन मामलों में इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि मामला केवल स्वामित्व, कब्जे और टाइटल को लेकर है तो इसे आपराधिक मुकदमे में नहीं घसीटा जा सकता। ये काम सिविल कोर्ट का है, पुलिस का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि आजकल देश की जनता काफी स्मार्ट हो गई है। लोगों को लगने लगा है कि अगर कोई व्यक्ति उनके पैसे लेकर जमीन या घर उनके नाम नहीं करता
तो सिविल केस फाइल करने से कोई खास फायदा नहीं होता। सिविल मामलों में न केवल फैसले आने में बहुत समय लगता है, बल्कि सामने वाले को कोई सख्त सजा भी नहीं मिलती। इससे लोग अब सिविल विवादों को भी क्रिमिनल केस के रूप में दर्ज कराने लगे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से न केवल केस जल्दी निपटेगा, बल्कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तो लोग जानबूझकर दबाव बनाने के लिए भी क्रिमिनल केस दर्ज करा रहे हैं, ताकि सामने वाला डर जाए और जल्दी उनकी बात मान ले। कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई और कहा कि कानून का यह दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदालतों और न्यायाधीशों की बनती है। कोर्ट ने पूछा, जब ये साफ तौर पर सिविल मामला है तो ऐसे केस को दाखिल क्यों किया जा रहा है, और न सिर्फ दाखिल बल्कि सुनवाई और कार्रवाई भी क्यों की जा रही है। कोर्ट ने खास तौर पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कहा कि जब कोई व्यक्ति शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता है, जमीन का सौदा पूरा नहीं हुआ या घर उसके नाम नहीं हुआ, तो पुलिस को समझाना चाहिए कि यह सिविल मामला है, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस का जिक्र करते हुए कहा कि वहां से बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जहां सिविल विवादों को जबरन क्रिमिनल केस में बदला जा रहा है। ये एक खतरनाक ट्रेंड है, और इससे भी हैरानी की बात यह है कि कई निचली अदालतें भी ये नहीं समझ पा रही कि सिविल और क्रिमिनल मामलों में क्या अंतर होता है। कोर्ट ने कहा, जरूरी है कि सभी संबंधी पक्ष पुलिस से लेकर अदालत तक ये समझे कि हर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन चीटिंग नहीं होता और हर वादा पूरा ना करना फ्रॉड नहीं होता। जब तक ये साबित न हो जाए कि सामने वाला शुरू से ही धोखा देने की नीयत से आया था, तब तक उसे क्रिमिनल अपराध नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन देते हुए अपने कुछ पुराने केसेस का भी जिक्र किया, जैसे कि MS इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्सेस NEPC इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स 2006, जिसमें कोर्ट ने कहा कि सिविल विवाद को आपराधिक रंग देना न्याय का दुरुपयोग है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल का केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किन परिस्थितियों में एफआईआर को रद्द किया जा सकता है, अगर एफआईआर में प्राइमा फेसी कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। जी सागर सूरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, जिसमें कोर्ट ने कहा कि कर्ज या जमीन संबंधी समझौतों में धोखाधड़ी का आरोप तभी बनता है जब शुरू से ही आपराधिक इरादा हो। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कौन कौन सी धाराओं का दुरुपयोग होता है। संपत्ति विवाद में अक्सर जिन धाराओं का दुरुपयोग किया जाता है वो धाराएं हैं आईपीसी की धारा 406 आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, आईपीसी की धारा 467, 468, 471 जालसाजी और जाली दस्तावेज, आईपीसी की धारा 506 धमकी देना। लेकिन कोर्ट ने कहा, यदि विवाद का मूल तत्व टाइटल और कब्जा है और आपराधिक मंशा का कोई ठोस प्रमाण नहीं है तो मामला सिविल प्रकृति का है। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई कसौटियां क्या हैं। भजनलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने 7 आधार तय किए, जिनमें से खास ये हैं। एफआईआर अगर पूर्णतः सिविल प्रकृति की हो, एफआईआर में कोई प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसी अपराध का आधार न हो, शिकायत का उद्देश्य बदला लेना या दबाव बनाना हो। साथ ही जंडू फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड वर्सेस मोहम्मद शरफुल हक केस में भी यही दोहराया गया था कि क्रिमिनल प्रोसेस को सिविल विवाद निपटाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर आपके खिलाफ जमीन या संपत्ति को लेकर झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो आप हाईकोर्ट में सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत एफआईआर क्वैश करने की याचिका लगा सकते हैं, यानी कि आप एफआईआर रद्द करने की याचिका लगा सकते हैं। आजकल नई सीआरपीसी में ये धारा 583 BNSS हो गई है। अगर आपके पास सही दस्तावेज है, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, कब्जा आदि, तो आप सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं। झूठी एफआईआर दर्ज करना या जमीन विवाद में पुलिस को बेवजह घसीटना कानून का दुरुपयोग है और इसके लिए खुद भी दंडित किया जा सकता है। नीति आयोग के अनुसार भारत के 60 से 70% सिविल केस जमीन से जुड़े होते हैं और इनमें से हजारों में आपराधिक मामले भी दर्ज होते हैं, जो बाद में कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये बात और स्पष्ट हो गई है कि आपराधिक कानूनों का उपयोग सोच समझकर होना चाहिए। हर प्रॉपर्टी विवाद का मतलब धोखा या जालसाजी नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई कानूनी सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें, हम उसका जवाब अगली वीडियो में देंगे।